एक्सरसाइज के पेज पे आ जाओ. दैट इज पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे आओगे आप लोग. Question number 5. Complete the following chart. James Mill, The History of British India. जेम्स ग्रैंड डफ. उन्होंने क्या लिखा था? कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? कौन सी बुक लिखी थी? A History of Marathas. ओके. एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन है उसका ऑथर? Mount Stuart Elphinstone. ओके. ये कौन बोल रहा है? Rishika. ओके. बाकी सब लोग? लेट मी चेक द लिस्ट. कितने लोग हैं? राइट. बाकी सब लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? व्हाई ओनली वन पर्सन? बाकी के लोगों ने किया नहीं? यस. बाकी के लोगों ने नहीं किया. बाकी के लोगों से मैं कुछ पूछ रही हूँ. स्पीकर ऑन करो सब लोग अपना, फटाफट. तो फटाफट स्पीकर बोल जाएगा. इतना सा तो मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ रसिका ही बोल रही है, बाकी लोगों को नहीं बोलना है. एटलीस्ट यू कैन से कि मैम अभी रसिका ने 2 आंसर्स दे दिए, चलो 3 आंसर्स दे दिए, बाकी का मैं दे दूं या मैं दूं. नो वन? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है? हम्म. ठीक है. एस ए ढांगे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? Primitive Communism to Slavery. कौन? प्रियंका बोल रही है. Yes, Primitive miss. communism to slavery. ओके. सर्वेश. नेक्स्ट. डैश. हु आर द शूद्रास? किसने लिखी है बुक? Dr. Baba Baba Saheb Saheb Ambedkar. Ambedkar. ओके. अभी सर्वेश बोला प्रियंका एंड रसिका. एंड बाकी के पार्ट, बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? क्या मैं 3 ही बच्चों को पढ़ाती हूँ? एक तो लेंदी होमवर्क तो मैं देती नहीं हूँ आप लोगों को. आई कैन अंडरस्टैंड आपको बाकी के भी सब्जेक्ट है और हिस्ट्री इज लाइक थ्योरी आता है पूरा. तो क्या 3 ही लोग जवाब दे रहे हैं? बाकी के लोग? ठीक है. नाउ ये फ्लो चार्ट पे आते हैं हम लोग. द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जाउद्दीन बरानी. राइट. नेक्स्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल फोर्ट बाय बाबर. इसका आंसर क्या है? तुजुके बाबरी. राइट. Babar. Emperor of Emperor Babar. Babur. सॉरी. Emperor Emperor Babur. of Babar. ओके. नाउ पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जाउद्दीन बरानी. नीचे क्या आएगा? Tariq Tariq Firoz e Shahi. Firuz Shahi. सॉरी. Tariq Tariq Firoz Shahi. की कोई एक बोलो. बोल रहा है तारिक ई फिरोज शाही. वेरी नाइस. नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कलाना. राज राज तरंगिणी. Ratnagiri. ओके. नेक्स्ट इज द राइन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. Krishna Anant Sabhasat. सॉरी. Krishna Anand Sabhasat. सभासद बखर. वेरी नाइस. चलो एटलीस्ट 3 लोगों ने जवाब तो दिया एज एक्सपेक्टेड. यही बच्चे पढ़ाई करते हैं, बाकी के बच्चे क्या करते हैं? लॉकडाउन है घर में, हम लोग व्हाट क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं करेंगे. राइट. बाकी के बच्चों को तो पढ़ना ही नहीं है. हम लोग घर में बैठ के ऐसे ही टाइम पास करेंगे. डोंट वरी, डोंट वरी. थोड़े ही दिन में आपका ऑफलाइन स्कूल एंड क्लास शुरू होने वाला है.
जस्ट न्यूज पढ़ा था मैंने, तब आपको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, चलो मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट बनूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैम बहुत खड़ूस है, आई डोंट वांट दैट, राइट। बट ठीक है, अभी मैं आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालूंगी, थोड़ा एक सितंबर जाने दो, सितंबर के बाद ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, नो डाउट इन दैट। एंड ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल होंगे, कि आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि लास्ट ईयर के बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो गए, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये साल तक तो सब नॉर्मल हो ही जाएगा। सो एग्जाम होने वाले हैं एट एनी कॉस्ट। चलो, we'll start with the applied history. I mean, we have started with the applied history. Last lecture में हम लोग ने applied history के साथ start किया था. Applied history, as I told you, applied history is also called as in public history. इसको public history भी कहा जाता है. Why it is called as in public history? इसको public history क्यों बोलते हैं? बेसिकली लोगों का एक माइंडसेट होता है, लोगों का एक परसेप्शन होता है कि हिस्ट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ना चाहिए जिन लोगों को आगे हिस्ट्री में, मतलब आगे हिस्ट्री में अपना करियर परस्यू करना है, या फिर जिनको हिस्टोरियन बनना है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हिस्ट्री सबको पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम लोग जिस सोसाइटी में, जिस सिटी में रहते हैं, उसका बेसिक नॉलेज तो हमारे पास होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग हमारे आने वाले जनरेशन को, और अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो उन लोगों को हम लोग बता सकते हैं। एंड प्लस वी कैन प्रिजर्व एंड कंजर्व the historical site in our city. तो अप्लाइड हिस्ट्री क्यों इस्तेमाल किया, आई मीन अप्लाइड हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? सबसे पहले तो हम लोगों को आने वाले जनरेशन को सब बातें बतानी है। ऐसा ना हो कि आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं पता है कि भाई हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, या फिर हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हम लोग जिस सिटी में रहते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आने वाली जनरेशन को ये बातें बताना जरूरी है। नेक्स्ट इज, हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे जो सिटी में अलग अलग हिस्टोरिकल साइट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, या उसको प्रिजर्व और कंजर्व कैसे किया जाता है, ये अप्लाइड हिस्ट्री में बताया गया है। और अगर सपोज कोई बाहर से हमारे इंडिया में विजिट करता है, हमारे सिटी में विजिट करता है, तो अगर सपोज कब किसी ने बाय चांस पूछ लिया, ऐसे तो नहीं होता है बट पूछ लिया, सो वी शुड नो एग्जैक्टली, मतलब क्या हिस्ट्री है, हमारे सिटी का हिस्ट्री क्या है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अप्लाइड हिस्ट्री में ये सब चीजें आती है। अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि हम लोगों को हमारे सिटी के बारे में, या फिर व्हाट हमारे मैं ये बोलूंगी, हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है। एंड हाउ टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज साइट, ये भी हम लोगों को पता चलता है ना। अब हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का, हम लोगों को देखने मिलता है कि अपना खुद का एक अप्लाइड हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ओपन किया है। पहले ये नहीं था, बट अभी अप्लाइड हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ओपन हो गया है ना। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। रिसर्च इन वेरियस फील्ड मतलब क्या ना, हम लोग ने ये रीड किया था। बेसिकली मैंने क्या कहा था कि लोगों का माइंडसेट क्या है, हिस्ट्री उन्हीं को पढ़ना चाहिए जो हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, या तो फिर व्हाट जिनको हिस्ट्री में आगे करियर परस्यू करना है, राइट। बट ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को एक बात तो ये समझ में आ ही जाएगी, दैट इज हिस्ट्री जो है हमारे प्रेजेंट डे से कितना रिलेटेड है। ये हमारे प्रेजेंट डे में हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं, ये सब व्हाट हिस्ट्री से ही आ रहा है, या पहले इन सब चीजों की प्रैक्टिस हो चुकी है, आज हम लोग उसी चीजों की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कर रहे हैं, राइट। प्रेजेंट डे में हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, ये सब चीजें जो है पहले के जमाने के जो हमारे यहाँ एंसेस्टर्स थे, या पहले के जमाने के जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब ह्यूमन सोसाइटीज जो थी, उन लोगों ने इन सब चीजों को किया है। आज उन्हीं के फिलोसफीज को, उन्हीं के ट्रेडिशन को, कल्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाउ योर फर्स्ट पॉइंट इज फिलोसफी। Philosophy, the history of philosophy help in understanding the origin of various ideology and intellectual tradition given rise to those ideology and their historical development. ये 4 लाइन मैंने फिर से क्यों पढ़े? Philosophical work, बेसिकली व्हाट, जब जैसे फिर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड्स आपको कुछ अच्छी बात बोलते हैं, राइट, या सपोज फॉर एग्जांपल अभी अब मेरा लेक्चर चल रहा है और मैं आपको अगर कोई बात समझाऊं,
तो अब मन ही मन में बोलूंगी क्या मैम फिलोसफी झाड़ रहे हैं ऑल, यू नो बट ये हमारा बेसिकली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जोक अपार्ट, बट ऐसे होता है ना, क्या मैम अभी यू नो व्हाट इतना बड़ा लेक्चर देंगे, दैट इज ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, राइट एंड ऑल दैट, राइट, ये सब मैम बोलेंगे, हम लोगों को फिर बोर होगा एंड मन ही मन में आप लोग बोलोगे क्या मैम यू नो व्हाट फिलोसफी हमारे सामने बता रहे हैं, या यू नो व्हाट फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, वैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसे, राइट, ये हमारे मतलब हमारे मुंह में बैठा हुआ है और हम लोग ये बातें बोलते हैं। बट आपको पता है फिलोसफिकल बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाणक्य गुरु के कोट्स, या फिर अगर मैं बोलूंगी मार्क्सिस्ट, इवन हम लोग अगर मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, व्हेन आई टॉक अबाउट द कार्ल मार्क्स भी तो, सॉरी, कार्ल मार्क्स भी हम लोगों को देखने मिलता है कि उनकी भी अलग अलग आइडियोलॉजी थी ना, इवन ही वाज अ फिलोसोफर, कार्ल मार्क्स जो है वो फिलोसोफर थे, राइट। या फिर वॉल्टेयर की अगर मैं बात करूं, इवन ही वाज अ फिलोसोफर, आज उन्हीं की फिलोसफी को तो हिस्टोरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फिलोसफी अगर हम लोगों को अगर हम लोग फिलोसफी की बात करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स, उनकी आइडियोलॉजी, आज उनकी आइडियोलॉजी को हम लोगों को देखने मिलता है कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन फॉलो करते हैं। लियोपोल्ड या फिर हीगल थ्योरी, अभी हीगल जो है उन्होंने तो थीसिस, उनकी फिलोसफी क्या थी हिस्ट्री को लेकर, राइट। तो इंटेलेक्चुअल एज इन उनका दिमाग, अलग अलग फिलोसोफर होके गए हैं, उन्होंने जीने का तरीका बताया। फॉर एग्जाम्पल संत कबीरा दास, कबीरा दास जी के दोहे बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। कबीरा दास जी के दोहे हम लोग अगर बोलेंगे ना कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बोलते हो कि अगर हम लोग बोलेंगे ना, यार बगल शहर ढिंडोरा, हम लोग क्या बोलते हैं, बगल में चूरी और शहर में ढिंडोरा, राइट, हम लोग ने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, बट ये कबीरा दास जी का दोहा है, यार बगल और शहर ढिंडोरा, राइट। तो हम लोग ने उसको चेंज कैसे किया, दैट इज बगल में छुरी और गांव में ढिंडोरा। नाउ ये कबीरा दास जी के दोहे, ये उनका दिमाग था, उन्होंने जीने का तरीका बताया लोगों को। उनके जो दोहे थे, दोहे एज इन छोटे पोएम्स ले लो, राइट, या बैलेड्स हम लोग बोलते हैं ना, छोटे पोएम्स होते हैं, वो उनके पोएम्स जो थे, ही वाज अ पोएट बेसिकली, एंड हम लोगों को देखने में था उनके दोहे जो है वो जिंदगी जीने का तरीका बता देते हैं हम लोगों को। एंड हम लोगों को ये देखने में मिलता है कि कबीरा दास, राइट, उनकी उनका माइंडसेट, आइडियोलॉजी, मतलब उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी, वो जो भी चीजें, इन्हीं चीजों के ऊपर दोहे लिखते थे वो, राइट। एंड उनके दोहे आज बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोहों की वजह से आज हम लोगों को जिंदगी जीने का तरीका पता चल रहा है, या जिंदगी कैसे जी जाती है इसके बारे में पता चलता है। तो ही वॉज अ फिलोसोफर ना, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज संत तुकाराम महाराज, उनकी आइडियोलॉजी, राइट, उन्होंने, उनका हम लोगों को देखने मिलता है उनकी सोच। जब इंडिया में वर्ण सिस्टम फॉलो किया जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, तो संत तुकाराम बिलोंग फ्रॉम द वैश्य कम्युनिटी, जिनका काम था सिर्फ बिजनेस करना, पूजा पाठ एंड ऑल उनका काम नहीं था। बट संत तुकाराम महाराज ने अपनी यू नो वट लोगों की सोच बदली, कि सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को पूजा पाठ करने का हक नहीं है, ईच एंड एवरी कम्युनिटी हैज दैट राइट कि वो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, राइट। एंड उन्होंने अपने, हम लोगों को देखने मिलता है कि अपने पोएम्स के थ्रू लोगों को क्या किया, भाई लोगों में एक अवेयरनेस फैलाया कि नॉट ओनली ब्राह्मण कम्युनिटी, ईच एंड एवरी कम्युनिटी कैन डू रिचुअल्स ट्रेडिशंस, दे कैन फॉलो रिचुअल्स ट्रेडिशन एंड कल्चर, राइट। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत सैक्रिफाइस किए, बट आज उनकी आइडियोलॉजी को सब लोग फॉलो करते हैं इन महाराष्ट्र, राइट। तो हम लोगों को वही देखने मिलता है कि आज जो चीजें हम लोग, फिलोसॉफिकल चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, राइट, चाहे फिर वो, जैसे फिर एग्जाम्पल चाणक्य गुरु, तो कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, आई मीन बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, उनमें यू नो उसमें उस कंपनीज में चाणक्य गुरु के हम लोगों को आइडियोलॉजी को चाणक्य गुरु, राइट। चाणक्य गुरु कौन थे, हम लोगों को देखने मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अभी जैसे हम लोगों को ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिखाई देती है, पहले के जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये फेमस इंडिया के यूनिवर्सिटीज थे, वेल नोन, वर्ल्ड के वेल नोन यूनिवर्सिटीज थे, और चाणक्य गुरु उसके चांसलर, प्रिंसिपल हुआ करते थे। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एंड आज उनके आइडियोलॉजी को सब लोग फॉलो करते हैं,
अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने जो फिलोसॉफिकल बातें लिखी है इकोनॉमिक्स को लेके, उन्होंने जो व्हाट अपना माइंडसेट, अपना दिमाग, अपनी आइडियोलॉजी जो बताई है कि लाइक इकोनॉमिक्स ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे व्हाट हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब बातें जो उन्होंने आज से व्हाट 2500 ईयर्स अगो, 3000 ईयर्स अगो उन्होंने वो सब लिखा था, एंड आज उनके आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सोचो 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो, राइट, तब ये सब चीजें उन्होंने लिखी थी और वो सब चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते थे, एंड आज उन्हीं की आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या हिस्ट्री रिपीट हो रहा है? आज प्रेजेंट डे में हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का कोई अहमियत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बट जो पुराने जमाने के फिलोसोफर्स थे उन्हीं की आइडियोलॉजी को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उनका दिमाग, उनका माइंडसेट, राइट, उनका हम लोगों को देखने को मिलता है, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच उन्होंने किताब में उतारी, एंड फिर उन्होंने क्या किया, इन्हीं चीजों को खुद भी प्रैक्टिस की, खुद भी फॉलो किया, एंड फिर आज वो हम लोगों को वो सीख दे के गए कि यस, हमने जो किया है वो आप लोग भी करो तो आपका फायदा होगा। मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउस हम लोगों को देखने मिलता है, बड़े बड़े बिजनेस कंपनी चाणक्य गुरु को फॉलो करते हैं, उनकी किताबें हैं, दैट इज कॉर्पोरेट चाणक्य एंड चाणक्य नीति, ये जो दो किताबें हैं, राइट, ही वाज अ फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, उनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता था, राइट, उन्हीं के आइडियोलॉजी को आज कितने लोग फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं है कि तभी के जमाने में सिर्फ व्हाट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार राजा एंड अशोक आदि ग्रेट, इन्होंने ही सिर्फ चाणक्य गुरु को फॉलो किया है। नहीं, आने वाली कितनी पीढ़ी चाणक्य गुरु को फॉलो करती थी। इवन हम लोगों को देखने मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज यूज्ड टू फॉलो चाणक्य गुरु, क्योंकि उनको पता था कि वो इतने, उनकी आइडियोलॉजी बहुत हटके है, अगर दुश्मनों को कैसे हराना है, उनकी आइडियोलॉजी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो इजीली दुश्मनों को हरा सकते हैं, राइट। आज भी देखो ये जासूसी का जो कॉन्सेप्ट चलता है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक था टाइगर, एग्जांपल अगर मैं दूं, एक था टाइगर मूवी है, राइट, उसमें बताया गया है कि सलमान खान वाज अ जासूस, सलमान खान जो एक स्पाई होता है। पता है आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट चाणक्य गुरु ने शुरू किया था, राइट। चाणक्य गुरु जो है, उनका मानना ये था कि अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन के एरिया में अपना एक जासूस छोड़ दो, वो हर टाइम आके आप उनको व्हाट क्या करेगा, जासूसी करेगा, आके बताएगा कि वहां पे क्या चल रहा है, और हम लोग दुश्मनों को इजीली मात दे सकते हैं। तो ये उनकी सोच थी, ये उनकी आइडियोलॉजी थी, राइट, एंड आज उन्हीं की आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों को देखने मिलता है, जब हम लोग पुराने जमाने के या एंशियंट पीरियड्स के फिलोसोफर्स की अगर बात करेंगे, राइट, उन्होंने तभी बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, एंड आज उन्हीं की किताबें पढ़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं, राइट। सो बहुत अलग अलग फिलोसोफर्स होके गए, बहुत सारे फिलोसोफर्स है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो चाणक्य गुरु है, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है कि अगर मैं बात करूंगी तो हम लोगों को देखने मिलता है इंडिया में, अगर बात करूंगी संत तुकाराम महाराज है, संत मीराबाई है, फिर उसके बाद में संत कबीरा दास जी है, संत एकनाथ महाराज है, राइट, अलग अलग ये लोग होके गए, दिस पीपल विद फिलोसोफर पोएट, जिन्होंने जिंदगी जीने का तरीका बताया, उनका माइंडसेट, उनकी आइडियोलॉजी, आज हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। नाउ द थिंग इज कि हम लोगों को देखने मिलता है, व्हेन आई टॉक अबाउट द फिलोसफी, फिलोसफी के लिए फिलोसफी नीड्स द लैंग्वेज, राइट। फिलोसॉफिकल बातें जब भी आती है, या जब भी कोई फिलोसोफर अपनी थ्योरी, अपनी आइडियोलॉजी को एक किताब में उतारता है, तो उसके लिए लैंग्वेज ये बहुत बड़ा जरिया है, a good medium. Language is very much important to express the point, I mean to express the point of view, to express the what अपना दिमाग में जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज, राइट, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र जो है वो संतों की भूमि है, राइट, यहाँ पे बहुत सारे संतों ने जन्म लिया है। सो संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था इनटू मराठी लैंग्वेज, राइट। तो लैंग्वेज ना, लैंग्वेज इज अ मीडियम, इवन ही वाज अ फिलोसोफर,
राइट, इवन ही वाज अ फिलोसोफर, जिंदगी जीने का तरीका, नो डाउट लोग उनको क्यों फॉलो करते थे, लोग उनके आइडियोलॉजी को क्यों फॉलो करते थे, द रीजन इज कि उनका जिंदगी जीने का तरीका और लोगों को वो सीख देते थे, उसकी वजह से लोग उनको फॉलो करते थे एंड आज भी करते हैं। नाउ द थिंग इज दिस कि उन्होंने क्या किया कि गीता सब लोग संस्कृत लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज। सो व्हाट ही हैज डन, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया, संस्कृत को मराठी में ट्रांसलेट किया, अब सब लोग पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं सब लोग गीता पढ़ सकते हैं, राइट, प्लस उनके अलग अलग कोट्स, उनके अलग अलग थॉट्स, राइट, आज लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हेन आई टॉक अबाउट द फिलोसॉफिकल वर्क या फिलोसॉफी की हम लोग जब बात करते हैं, तो लैंग्वेज ये बहुत बड़ा जरिया हो जाता है, एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू एक फिलोसोफर जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है लोगों के साथ, राइट ना। हम लोगों को ये देखने मिलता है कि अलग अलग जैसे यू नो व्हाट अलग अलग फिलोसोफर्स अपनी अपनी लैंग्वेज, जैसे कार्ल मार्क्स जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज मराठी लैंग्वेज, या फिर कबीरा दास जी जो है उनके हम लोगों को देखने मिलता है कि समवॉट यूपी की लैंग्वेज और हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज का मिक्सचर दिखाई देता है उनके दोनों में, राइट। या हम लोगों को संत मीराबाई की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी हम लोगों को वही दिखाई देता है। तो यही चीज है, यू नो व्हाट लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, लैंग्वेज इज अ गुड सोर्स व्हेन अ फिलोसोफर वांट टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो आज के फिलोसोफर्स हम लोगों को देखने मिलता है कि आज जो फिलोसोफर्स जिनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे वो हिस्ट्री में रह चुके हैं या पास्ट में रह चुके हैं, राइट। एंशियंट पीरियड में, या आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से 400 साल पहले, 600 साल पहले ये लोग एग्जिस्ट करते थे, ये लोग थे तभी, उनकी आइडियोलॉजी को आज सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते कि पापा हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, या हिस्ट्री यू नो व्हाट हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज जो फिलोसोफर जो अपनी फिलोसॉफिकल किताबें लिखते हैं, उनको वो सब उनके दिमाग में वो सब चीजें कहाँ से आई है, उनको वो आइडिया कहाँ से मिला, जो पुराने फिलोसोफर्स थे उनसे। या आज हम लोग यू नो और जैसे फॉर एग्जांपल आई लव टू रीड द चाणक्य के कोट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो आई फॉलो हिम बिकॉज उनका यू नो व्हाट वो बहुत शार्प माइंड थे, लाइक हम लोगों को देखने मिलता है कि उनका दिमाग, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट पर्सन, ऐसे ही वो प्रिंसिपल नहीं मेरे, मतलब उनका दिमाग इतना दौड़ता था ना कि वो यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि ही वॉज वेरी शार्प माइंडेड। उन्होंने उनमें यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि उनमें स्मार्टनेस बहुत था। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि चाणक्य गुरु को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, भाई, क्योंकि ऑब्वियसली कि उन्होंने बताया है कि आप जब यू नो व्हाट आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे रहना है और आप जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं वहां पे आपको कैसे रहना है और दोनों का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। तो सेम थिंग हम लोगों को देखने मिलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो, उनके कोई आइडियल्स होते हैं और उनको वो लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो ऐसे ही होता है कि फिलोसोफर्स जो है ये जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं, वो फिलोसोफर्स अगर तभी नहीं होते तो शायद आज हम लोग उनको फॉलो नहीं करते। सो वी कांट से कि हिस्ट्री प्रेजेंट डे में कोई काम का नहीं है, आज प्रेजेंट डे में भी हिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। नेक्स्ट इज साइंस। ना, अब सबसे पहले तो ये आता है कि साइंस और हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है। ऑब्वियसली साइंस एंड हिस्ट्री का कनेक्शन, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो साइंटिफिक डिस्कवरीज हम लोगों को ये देखने मिलता है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज, जैसे फॉर एग्जांपल राइट्स ब्रदर कभी प्लेन बना ही नहीं पाते अगर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं बताया होता। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि न्यूटन बैठते हैं एप्पल के पेड़ के नीचे एंड फिर वो एप्पल गिरता है, एंड फिर उसके बाद में उनको ऐसे होता है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, क्यों लेफ्ट में नहीं गया, क्यों राइट में नहीं गया, क्यों यू नो बट वो ऊपर नहीं गया, क्योंकि हवा में फ्लोट क्यों नहीं हो रहा था, क्यों वो नीचे ही गिरा। सो देर इज समथिंग मैग्नेटिक फोर्स जो चीजों को नीचे अट्रैक्ट करता है, नीचे ऑब्जेक्ट्स को खींचता है। ये था साइंटिफिक डिस्कवरी, राइट। ये साइंटिफिक डिस्कवरी थी ना। अगर तभी न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं बताया होता तो राइट ब्रदर्स प्लेन नहीं बना पाते, क्योंकि प्लेन क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को काटते हुए, राइट, मतलब उसको टैकल करते हुए, उसको काटते हुए वो हवा में यू नो व्हाट क्या होता है, एक चलता है, आई मीन राइट, वो हवा में यू नो व्हाट चल रहा है। तो द थिंग इज दिस की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइंस की जब हम लोग बात करेंगे तो पुराने जमाने के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग चीजों का इन्वेंशन किया, अलग अलग चीज आई।
जैसे हम लोगों को देखने मिलता है एकदम एंशियंट, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, अगर दो फ्लिंटस्टोन को रब नहीं किया जाता तो पता चलता कि बाबा आग भी है, राइट? तभी बिजली एंड ऑल वो बातें अलग थी, बट दो फ्लिंटस्टोन को रब करके आग निकलती थी। नाउ वी हैव अ मैच बॉक्स, लाइटर्स एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, राइट? बट तभी के जमाने में वो लोग अगर फ्लिंटस्टोन को रब नहीं करते, उनको कैसे पता चला कि भाई ये फ्लिंटस्टोन, आई मीन यू नो व्हाट, इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए ना, राइट? आज हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं, whatever you know what, आज जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है, इससे पहले जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि आई टोल्ड यू, सेंचुरी से 15 सेंचुरी, ये जो टाइम स्पैन था यहाँ पे, इसको हम लोग रिनाइंसिस का पीरियड बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज, तो 10 सेंचुरी से 15 सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज जो है उसको रिनाइंसिस पीरियड कहा जाता है। रिनाइंसिस मतलब नया दौर, एक नए दौर की शुरुआत हुई। उस रिनाइंसिस पीरियड में, मतलब उस 500 साल के टाइम स्पैन में, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज की, एंड हम लोगों को देखने मिलता है नई चीजों का इन्वेंशन हुआ, द न्यू थिंग्स केम इनटू बीइंग। सो सिंपल सी बात है कि आज जो हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये पहले के जमाने में साइंटिस्ट, या फिर आज जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, आज जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखने मिलता है कि आज यू नो व्हाट वी आर डूइंग, whatever, like spacecraft ले लो, प्लेन ले लो, या फिर यू नो व्हाट वी आर यूजिंग लैपटॉप्स, वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड व्हाट, आज हम लोगों को देखने मिलता है ये टेक्नोलॉजी है। दिस इज द टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? साइंस नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगी। सो साइंटिफिक डिस्कवरीज अगर नहीं होती तो हम लोगों को देखने मिलता है कि टेक्नोलॉजी भी नहीं आती। जैसे ये पैराग्राफ में अगर देखोगे, द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड आल्सो इट्स क्रोनोलॉजी, राइट? जैसे हम लोगों को ये देखने मिलता है कि अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे तो हम लोगों को, जैसे ब्रॉन्ज एरा, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ये सुना होगा आप लोगों ने। एंशियंट पीरियड को ब्रॉन्ज एज कहा जाता था, आयरन एज कहा जाता था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जिस एरा में ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ, वो पूरा ब्रॉन्ज एज हुआ, राइट? जिस एरा में आयरन का इन्वेंशन हुआ उसको पूरा आयरन एरा बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोगों ने भाई जमीन का, आई मीन उन लोगों ने एक्सकवेशन किया, उनको आयरन मिला, तो आयरन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, या कैसे कर सकते हैं, तब जाके उससे मशीनरीज बनी, या ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो हम लोगों को क्या देखने मिलता है कि अगर साइंटिफिक डिस्कवरीज, अगर हम लोग साइंस की हिस्ट्री देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए कैसे, और प्लस साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए कैसे, पहली बात। दूसरी बात, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है, राइट, ये अगर नहीं होते, राइट, या इन साइंटिफिक डिस्कवरीज को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे, तब जाके हम लोगों को आज की साइंटिफिक डिस्कवरीज के लोग, मतलब पहले के जमाने के लोगों ने कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज किए थे, एंड उन्हीं चीजों को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस में जाके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग साइंस के बारे में भी बात करते हैं, तो साइंस की भी तो हिस्ट्री रह चुकी है। इवन साइंस भी जो हम लोगों को देखने मिलता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज पहले भी होती थी। सिर्फ ये बात अलग है कि तभी रिकॉर्ड करने का कोई सोर्स नहीं था। अगर तभी रिकॉर्ड करने का कोई सोर्स होता तो तो हम लोग ये बोलते कि ये ऑब्वियसली तभी के जमाने में भी यू नो कितने स्मार्ट लोग हुआ करते थे, बट दैट टाइम देयर वाज नॉट सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को देखने मिलता है कि सुश्रुत ऋषि, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुश्रुत ऋषि जो है, हमारे इंडिया के, आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स के नाम भी होते हैं। सुश्रुत ऋषि वाज अ ग्रेट सर्जन ऑफ दैट टाइम। तभी के जमाने के जो सोल्जर्स वगैरह, उनकी नाक अगर सपोज वॉर में कट जाती है, कान को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या उनका फेस में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, तो आजकल के जमाने में भी हैव द प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। सुश्रुत ऋषि तभी के जमाने में कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे, प्लास्टिक सर्जरी तो अभी का कॉन्सेप्ट है। सुश्रुत ऋषि जो है तभी के जमाने में, मतलब हम लोगों को देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग बोलेंगे 3 से 4 हजार साल पहले, वो कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे। ही वॉज नोइंग
कि भाई कहाँ से स्किन निकालनी है एक्सेस और कहाँ पे फेस पे लगानी है। जैसे हमारे थाइस पे एक्सेस स्किन होती है, वो निकाल के फेस पे लगानी है, जिससे फेस यू नो व्हाट बराबर होगा। नाक अगर डिसलोकेट हुआ है या नाक कट गया है तो उसको बराबर शेप में कैसे लाना है, सोचो। तभी के जमाने में तो एनेस्थीसिया नहीं था कि बेहोश कैसे करेंगे, राइट। वेपन्स जो आज हम लोगों को देखने मिलता है, डॉक्टर्स जो सिजर्स एंड नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, तभी के जमाने में थे, वो सब उन्होंने इन्वेंट किया, राइट। वो सब चीजें उन्होंने की, तो आज हम लोगों को देखने मिलता है कि आज मेडिकल साइंस कितना आगे गया है। तभी उन्होंने सब कुछ किया था। आज मेडिकल साइंस देखो कितना आगे गया है कि आज नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को जब साइंस की हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं, चाहे फिर वो मेडिकल साइंस कोई भी साइंस हो, चाहे फिर वो रॉकेट साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, एनीथिंग, तभी के लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की होती, या तभी के लोगों ने उन सब चीजों को नहीं समझा होता, और उन्होंने समवॉट उनकी किताबें थोड़ी व्हाट कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन तो वी डोंट हैव विद अस, बट समवॉट रिकॉर्ड उन्होंने कुछ करके रखा था, वो आज हमारे पास अवेलेबल है। एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ साइंस। एंड आज बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्हीं चीजों को फॉलो करके उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट लाए, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है, दैट इज टेक्नोलॉजी। The history of technology helps in understanding the change their cause in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineer, etc. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत हद तक चेंज हुआ। टेक्नोलॉजिकल, अगर टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट। पहले के जमाने में बैलगाड़ी, आई मीन बैल का इस्तेमाल किया जाता था फॉर व्हाट, हम लोगों को खेती में, एग्रीकल्चरल फील्ड में एक बैल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, कि बाबा वो एक जानवर ऐसा है जो वजन उठा सकता है, राइट, एंड वो मेहनत भी कर सकता है। उससे हम लोगों को देखने मिलता है कि ट्रैक्टर का इन्वेंशन हुआ फिर थोड़ी दिन के बाद में, कि बाबा जैसे अगर हम लोग बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे हल लगा रहे हैं, तो उससे इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। वही अगर हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो मोटर बाइक्स एंड ऑल, मतलब सॉरी, मोटर कार एंड मोटर बाइक्स का तो इन्वेंशन हो गया है, तो टेक्नोलॉजी और एडवांस। कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन मतलब ना अगेन 17th सेंचुरी में हम लोगों को देखने मिलता है कि 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया। वहां के कुछ बिजनेसमैन ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। सो उन लोगों ने बड़े बड़े मशीन्स बनाए, एंड उस मशीन्स में प्रोडक्शन होने लगा, चीजें बनने लगी। कमोडिटी प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, कमोडिटी थिंग्स विच वी यूज्ड, वी कंज्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैगी है, या फिर व्हाट चॉकलेट्स हम लोग खाते हैं, या फिर हम लोग सोप का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, एंड तभी के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने नए नए मशीन्स का इस्तेमाल किया था। बट वो मशीन्स मैनुअल थे। मैनुअल मतलब क्या, वो मशीन्स जो है इंसान उसको चलाते थे। अगर हम लोगों को देखने मिलता है कि तभी के साइंटिस्ट ने साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं किए होते, राइट, और मशीन्स का इन्वेंशन नहीं होता, तो पेपर प्रिंट कैसे होता, राइट, या फिर व्हाट चीजें बनती कैसे, जो खाने पीने के आइटम्स है वो कैसे बनते, राइट, और हम लोगों को ये सब चीजें। तो आज हम लोगों को देखने मिलता है कि तभी के समय मतलब 17th सेंचुरी में उन लोगों ने अलग अलग मशीन्स का डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, एंड फिर उन लोग धीरे 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 हम लोगों को देखने मिलता है कि लोग जो है, राइट, उन्होंने क्या किया कि वो पुराने जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते 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 आज हमारे पास कितना अच्छे हमारे पास इक्विपमेंट्स है। जैसे हम लोगों को देखने मिलता है 1991 में सेल फोन्स आए थे। सेल फोन्स इतने लंबे हुआ करते थे, इतने लंबे, राइट, यू विल वोंट बिलीव कि वो सेल फोन जैसे कान में लगाएंगे तो ऐसे लगता है कि हम लोग ने वो जो वो डायलर होता है फोन, पहले के फोन जो डब्बा फोन हुआ करते थे उसके डायलर्स जो है, राइट, हम लोग वो उठा के वो हम लोग ने, सॉरी रिसीवर नॉट डायलर, हम लोग वो जो रिसीवर है वो कान पे लगा ऐसे लगता था। बट उसमें चेंज देखो कितना आया कि व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज लाइक इन 2006 एंड 7, एट दैट टाइम स्मार्टफोन वाज, स्मार्टफोन नहीं, फेदर टच कहा जाता था उसको। फेदर टच मतलब व्हाट जरा भी टच करोगे तो फटक से स्क्रीन हट जाती है, एंड फोन वेर नॉट स्मार्ट, 2G सिस्टम था, एंड स्मार्टफोन सबके हाथ में नहीं था, सब लोग तभी वो कीपैड का फोन इस्तेमाल करते थे। तो एक बड़े फोन से एक छोटा कीपैड का फोन आया, राइट। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि उसमें और ज्यादा वो चेंजेस आने लगे।
नोकिया कंपनी ने और ज्यादा चेंजेस लाया। अभी तो स्मार्टफोन, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तभी के जमाने में स्मार्टफोन मतलब 2010-12 में स्मार्टफोन अगर खरीदना है तो स्मार्टफोन खरीदने के लिए यू रिक्वायर 35,000 40,000। आज 3,000 4,000 में भी स्मार्टफोन आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मॉडिफाई किया, राइट। बट तभी अगर सेलफोन का इस्तेमाल नहीं होता, आई मीन सेलफोन का इन्वेंशन नहीं होता, तो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती, तो आज हम लोगों को ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। सिंपल सी बात है, व्हेन आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि कमोडिटीज, राइट, इवन मोबाइल इज अ कमोडिटी, वी यूज इट, राइट। तो मोबाइल उसका डेवलपमेंट नहीं होता या वो टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती तो आज उसमें उतना एडवांसमेंट हम लोगों को नहीं दिखाई देता। इवन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग हम लोगों को देखने मिलता है कि पहले के जमाने के लोग पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। कोई भी फोर्ट फोर्ट बनाया जाता था, लेटर ऑन पैलेस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है आर्किटेक्चरल वर्क, इंजीनियरिंग आज हम लोगों को देखने मिलता है। सोचो जैसे फॉर एग्जांपल मुरुड जंजीरा जो फोर्ट है, आज हम लोगों का ये सीलिंग बना है, या फिर हम लोगों को दिखाई देता है कि आज यू नो व्हाट, ये पानी में ब्रिज बनाए जाते हैं। यू विल नॉट बिलीव मुरुड जंजीरा कितना पुराना फोर्ट है, और वो फोर्ट हम लोगों को देखने मिलता है पानी में बनाया गया है। सोचो तभी के जमाने के इंजीनियर्स कैसे थे, तभी का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था। तभी का टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था एक्चुअली। उन्होंने वो सब यू नो व्हाट, वो चीजें अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और पानी में कौन सी चीज, राइट, रह सकती है, या पानी में हम लोग कैसे एक कंस्ट्रक्ट चीजों को यू नो व्हाट, एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो उन्होंने दिमाग लगाया। नाउ वी हैव, तभी उन्होंने दिमाग लगाया। आज उन्हीं के आइडियोलॉजी को, उन्हीं की सोच को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ना। आज वो सीलिंग बना तो पानी में कैसे पिलर बना सकते हैं, और वो पिलर पानी में कैसे सस्टेन करेगा, आई मीन वो पिलर पानी में कैसे रहेगा, खराब नहीं होना चाहिए जिससे ब्रिज गिरेगा। तो टेक्नोलॉजी जब उन्होंने वो चीज अगर नहीं की होती तो आज ये टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आता ना। सिंपल सी बात है, व्हाट एवर वी डू, आज इंजीनियरिंग ले लो, या फिर यू नो आर्किटेक्चरल वर्क ले लो, या कमोडिटी प्रोडक्शन ले लो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ले लो, हम लोगों को देखने मिलता है कि आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों को दिखाई देती है। इसकी भी एक पास्ट हिस्ट्री है। पुराने जमाने में लोग उन सब चीजों को फॉलो किया करते थे। दैट्स द रीजन वाई कि हम लोगों ने उनको देखा, राइट, उनको कॉपी किया हम लोगों ने। बस उनके टेक्नोलॉजी को जो है हम लोग वक्त के हिसाब से एडवांस करते गए, एंड आज हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी वही चीजें हैं, बट उसको थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ द थिंग इज, अगर टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करेंगे, मैंने जो तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज अ नीड, राइट। ये जरूरत है इंसान की, मतलब इंसान की जरूरत से ये पैदा हुआ है। टेक्नोलॉजी जो है ये इंसान की जरूरत से ही पैदा हुआ है, मतलब हमारे नीड से पैदा हुआ है, बट वो हमारी नीड भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर मॉम, यू नो व्हाट, वी यूज अ रेफ्रिजरेटर, राइट। ये हमारे नीड से ही पैदा हुआ है, बट आज वो हमारी बेसिक नीड है। दैट इज अ नीड ना, बिकॉज खाना खराब होगा तो उसको हम लोगों को क्या करना है, खाना खराब होने नहीं देना है, तो फ्रिज में रखना है। वी आर यूजिंग द मिक्सर ग्राइंडर, राइट। वो कौन यू नो व्हाट पत्थर पे लेके सब मसाला पीसेगा, सो द बेटर ऑप्शन इज वी हैव द मिक्सर ग्राइंडर, राइट। तो आज टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गई है। पहले लोग हाथ से आटा गूंदते थे, अब यू नो व्हाट पीपल आर यूजिंग द फूड प्रोसेसर, जहाँ पे यू नो व्हाट वी कैन मेक अ डो, आटा बना सकते हैं हम लोग। रोटी मेकर आ गया जिससे हम लोग रोटी बना सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हमारे नीड से ही पैदा हुई है, और वो हमारी जरूरत भी है, हमारी नीड है अगेन, राइट। क्योंकि अगर सपोज हम लोगों को ये देखने मिलता है कि तभी के जमाने के लोग ये नहीं सोचते कि बाबा हाथ से कितना टाइम के लिए वो यू नो व्हाट हम लोग पत्थर पे पीसेंगे। सो मिक्सर ग्राइंडर जो फटाफट यू नो व्हाट एक बटन चालू किया, हो गया, मसाला पीस के हो गया, वी हैव डन विद यू नो व्हाट, हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस हो गया। सो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि टेक्नोलॉजी इज अ नीड, एंड प्लस यू नो व्हाट हमारे नीड से ही इसका इन्वेंशन हुआ। एंड टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करेंगे तो आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी वी आर वेरी लाइक यू नो व्हाट टेक्नोलॉजिकल, हम लोगों को देखने मिलता है कि आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ मुझे स्मार्टफोन ऑपरेट नहीं करना आता है, सो पीपल विल लाफ ऑन मी, यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द स्मार्टफोन। You're like you know but you're well educated, you're well qualified and you don't know how to use a smartphone, like लोग हंसेंगे ना। so मुझे टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर,
राइट। साइंटिफिक डिस्कवरीज होते हैं, तब जाके यू नो व्हाट क्या होता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज होते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज होते हैं, यहाँ पे ह्यूमन नीड्स बढ़ती है, ह्यूमन नीड्स जैसे बढ़ेगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही बढ़ेगा ग्रेजुअली। Okay, just give me 2 minutes. I'll bring the water and I'll get back to you. Okay, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सबसे पहले यू नो व्हाट सोशल ट्रांजिशन, यहाँ पे देखो द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड with the growth of industry and trade. It also promote continuous development of the network of cultural interaction. It is an integral part of industrial and commercial management. It is essential to understand the history of this process, the nature of market and commerce. Now, सबसे पहले इंडस्ट्री एंड ट्रेड की शुरुआत कैसे हुई? मैंने अभी जस्ट आप लोगों से कहा ना कि 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। When I talk about the industry and when I talk about the commerce, मैं अगर कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो सबसे पहले आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, हम लोग फिर कॉमर्स पे जाते हैं। कॉमर्स हम लोगों को देखने मिलता है, इट्स एन पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉमर्स में आपको सब कुछ चीजें दिखाई देगी। पहले के जमाने में सिर्फ ट्रेडिंग हुआ करती थी हम लोग, राइट, मतलब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। चलो सबसे पहले मैं आपको कॉमर्स ही बता देती हूँ, इंडस्ट्री बताऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। कॉमर्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉमर्स, कॉमर्स इज लाइक होल पैकेज। कॉम्बो होता है ना, जहाँ पे हम लोग मैकडी में जाते हैं, वी गेट द बर्गर, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, फिर कोक मिलता है, एंड यू नो हमारा पूरा मील रेडी हो जाता है। वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कॉमर्स इज लाइक इट्स अ कॉम्बो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बट पहले के जमाने में जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं, एट दैट टाइम हम लोगों को ये देखने मिलता है कि पहले के जमाने में जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हुआ करती थी, राइट, लेन देन। जैसे कुछ पर्शियन ट्रेडर यहाँ पे आ गए, कुछ अरेबिक ट्रेडर्स यहाँ पे आ गए, राइट, या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आ गए। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पहले चलता था। पहले इंडस्ट्री का सब यू नो व्हाट हाथ से बनाया जाता था, एवरीथिंग वाज अ हैंडमेड, ईच एंड एवरीथिंग वाज अ हैंडमेड, राइट। हम लोगों को ये देखने मिलता है सब चीजें हैंडमेड हुआ करती थी। ऐसे कोई हम लोगों को नहीं देखने मिलता है कि बाबा तभी के जमाने में कोई इंडस्ट्री थी या तभी के जमाने में यू नो व्हाट कुछ चीजें, सब चीजें मतलब हम लोगों को देखने मिलता है। जैसे अरेबिक कंट्रीज, वो स्पेशली कारपेट्स के लिए फेमस थे, वो लोग हाथ से कारपेट बनाते थे, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द पर्शियन, लाइक यू नो व्हाट पर्शियन कंट्रीज, जैसे इराक और ईरान की अगर हम लोग बात करेंगे, वहां पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता था। बट तभी के जमाने में क्रूड ऑयल का क्या मतलब था, या क्रूड ऑयल का कोई मतलब ही नहीं था। तो तभी के जमाने के लोग जो है वो वहां की चीजें, वहां का ड्राई फ्रूट्स ले लो या फिर वहां का केसर ले लो, वहां की जो भी चीजें है वो यहाँ पे आके बेचते थे, राइट। तो ऐसी ट्रेडिंग चलती थी। पहले के जमाने में सिर्फ ट्रेडिंग ही था। लेटर ऑन 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और जब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ एट दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को साथ में जोड़ा गया, क्योंकि पहले सब चीजें हाथ से बनाई जाती थी। एंड हम लोगों को देखने मिलता है एक बंदा, आई मीन एक बंदा है, और वो हम लोगों को देखने मिलता है वो सब चीजें हाथ से बनाएगा और फिर खुद उसको जाके मार्केट में बेचेगा। बट बाद में हम लोगों को देखने मिलता है 17th सेंचुरी में जब अलग अलग मशीन्स आने लगे और मशीन्स पे इन सब चीजों का प्रोडक्शन होने लगा, राइट, तो वर्कर उसको बनाने का काम करते थे। वर्कर्स मशीनरीज को, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में मशीनरीज को ऑपरेट करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, एंड फिर वो प्रोडक्ट जो है वो लोग क्या करते थे, अपने बॉस को आके देते थे, एंड फिर बॉस उसको क्या करेगा, जाके मार्केट में बेचेगा, ट्रेडिंग करेगा, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, हम लोगों को ये देखने मिलता है सबसे पहले कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यू नो व्हाट, इट्स एन कल्चरल इंटरेक्शन। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया में इसको क्यों कल्चरल इंटरेक्शन कहा गया है, नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन क्यों कहा गया है? इसको इसीलिए नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन कहा गया है क्योंकि हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन जो फूड है, राइट, या आप लोग बाहर जाओ, हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको बहुत दिखाई देंगे, राइट, बिकॉज हम लोग हमारे इंडिया के फूड को बाहर शोकेस कर रहे हैं, बता रहे हैं दैट वी यूज दिस। जैसे फॉर इंडिया के गरम मसाले, सॉरी, इंडिया के जो गरम मसाले हैं, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, बिकॉज वो स्पाइसीनेस है, या वो जो हम लोगों को देखने मिलता है वो जो फ्रेग्रेंस है, या उसकी वो जो स्पाइसेस की खुशबू है,
वो बाकी सब कंट्रीज में आपको नहीं दिखाई देगी। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है ये कंट्रीज ऐसे है जहाँ पे ये स्पाइसेस हम लोगों को ज्यादा देखने मिलते हैं। एंड यहाँ के लोग अपने फूड में ये स्पाइसेस डालते भी हैं, और इन स्पाइसेस का एक अलग टेस्ट है। दिस स्पाइसेस, इसको स्पाइसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी एंड तीखे है। बट हम लोगों को देखने मिलता है कि इसका वट एक अलग फ्रेग्रेंस आता है, एक अलग खुशबू आती है, जिसको हम लोग वट अगर सपोज खाने में डालेंगे तो खाने का अलग एक स्मेल आता है। सिंपल सी बात है कि इंडिया, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग हमारे खाने में ये सब चीजें डालते हैं, हम लोग ऐसे स्वीट्स बनाते हैं, राइट, या हम लोग ऐसा खाना बनाते हैं, तो हम लोग हमारे खाने के थ्रू हमारा कल्चर बाहर बता रहे हैं। ये हो गया खाना। फिर हमारा ड्रेस, हमारा अटायर, इंडियन अटायर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी कि व्हाटएवर वी वेयर देयर, लाइक वी वेयर द पंजाबी सूट, वी वेयर द साड़ीज, राइट। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में साड़ीज का डिमांड नहीं है, राइट, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में पंजाबी ड्रेस का डिमांड नहीं है? पीपल लव टू वेयर इंडो वेस्टर्न गाउन, मतलब उसमें थोड़ा सा इंडियन टच होना चाहिए, या फिर वर्क की हुई साड़ीज एंड ऑल। यस, इंटरनेशनल मार्केट में। सो व्हाट वी आर डूइंग, ये सब चीजें बना के इसको बाहर एक्सपोर्ट करके हम लोग हमारा कल्चर जो है इंटरनेशनल मार्केट में शोकेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं। वैसे ही उनका कल्चर व्हाट यहाँ पे आ रहा है। whatever they whatever they eat, whatever they follow, like उनके what उनकी भाषा ले लो या फिर उनका खाना पीना ले लो, हम लोग वो सब चीजें क्या कर रहे हैं, आज फॉलो कर ही रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एंड ट्रेड, हम लोगों को देखने मिलता है इट्स अ नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शन। मतलब क्या कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, एंड फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, जहां से हमारा कल्चर जो है वो शोकेस होता है ना। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें अभी हो रही है ना? अभी मैं हिस्ट्री पे आती हूँ, ये सब चीजें अभी हो रही है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये चीजें बहुत पहले से होती आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरेबिक कंट्रीज जो है, वो अरेबिक कंट्रीज हम लोगों को देखने मिलता है कारपेट के लिए फेमस है, राइट। तो क्या अभी उनके कारपेट्स यहाँ पे हम लोगों को इंडिया की मार्केट में दिखाई देता है? अभी तो यहाँ पे कारागिर हम लोगों को मिल जाएंगे, बट यू विल नॉट बिलीव, पहले के जमाने में अरेबिक जितने भी गल्फ कंट्रीज है, वहां के कारपेट्स जो है मार्केट में उसका डिमांड था, एशियन कॉन्टिनेंट में उसका डिमांड था, राइट, आज भी है, राइट। सो हम लोगों को वही देखने मिलता है कि ये ट्रेडिंग का प्रोसेस, या आज जो हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, राइट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। 17th सेंचुरी में अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता, 100 साल तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला, यू विल वोंट बिलीव। 17th सेंचुरी में पूरा 17th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। इट वाज अ वेरी पीसफुल रिवॉल्यूशन। हम लोग बेसिकली ये बोलते हैं कि रिवॉल्यूशन में बहुत खून खराबा, मारपीट एंड ऑल ये सब चीजें होती है, बट ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, इट वाज अ वेरी पीसफुल रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े ओनर्स हैं कंपनी के, वो लोग इंसानों को हटा के उनकी जगह पे मशीन्स को ला रहे थे, एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके वो चीजें बाहर बेच रहे थे। एंड उन्होंने तभी अगर वो सब चीजें नहीं की होती, राइट, तो हम लोगों को देखने मिलता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता, एंड आज हम लोगों को इतनी एडवांस फैक्ट्रीज या इतनी एडवांस मशीनरीज भी देखने नहीं, राइट। मैनेजमेंट स्टडीज, नाउ मैनेजमेंट स्टडी अगर हम लोग बात करेंगे, in order to understand the various factors involved in the chain of production, such as means of production and human resource and the process of production, as well as the chain of market and sale management, etc., it is essential to have a knowledge of similar functional system of the past. Now मैनेजमेंट स्टडीज, जैसे हम लोगों को देखने में था एमबीए, हम लोग ने सुना है। अब जब ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, जैसे 11th में जाओगे, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज रहेगा, सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज रहेगा, एट दैट टाइम आप लोगों को ये सब बातें बहुत अच्छे से पता चलेगी। अभी आप लोग स्कूल में हो, हम लोगों को एमबीए के बारे में पता है, राइट। हम लोगों को ये देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द एमबीए, मैनेजमेंट स्टडीज मतलब बिजनेस मैनेज कैसे किया जाता है। आपको पता है आज से 110 साल पहले तक, राइट, मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई और अलग अलग स्कॉलर्स उभर के आए। उन्होंने ओनर का कॉन्सेप्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अलग किया। कंफ्यूजन हो रहा है ना? अब मैं उसको डीपली आपको ब्रीफली बताती हूँ।
पहले ऐसा था कि जो ओनर था, राइट, वो पूरा बिजनेस मैनेज करेगा, एंड वर्कर, ये दो ही कॉन्सेप्ट चलते थे। वर्कर है एंड हम लोगों को देखने मिलता है ओनर है। ये दोनों क्या, ओनर क्या करेगा, वर्कर से काम करवा के लेगा, एंड ओनर जो है, सॉरी, तो ओनर जो है हम लोगों को देखने मिलता है, ओनर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओनर क्या करने वाला है भाई, ओनर की जब हम लोग बात करते हैं तो ओनर जो है वो बिजनेस को पूरा हैंडल करेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, पैसा जनरेट करेगा, सब कुछ करेगा। बट आपको पता है अलग अलग स्कॉलर्स, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे हेनरी फ्योल द ग्रेट स्कॉलर, हेनरी फ्योल वाज अ ग्रेट स्कॉलर, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये दो बंदे जो है इन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज का कॉन्सेप्ट लोगों को बताया, राइट। उन्होंने कहा कि ओनरशिप अलग करो और मैनेजमेंट को अलग करो। मतलब क्या भाई, ओनर जो है वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बट बिजनेस मैनेज करने के लिए मैनेजर्स होने चाहिए, राइट। आज हम लोगों को देखने मिलता है कि बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट हम लोगों को ये देखने मिलता है, व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उसमें बिजनेस मैनेजमेंट भी एक पार्ट आ जाता है। जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं, जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट उससे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। वाई? बिकॉज हाँ, आज के जमाने में हम लोगों को देखने मिलता है ओनर्स जो है, राइट, दे आर लाइक यू नो व्हाट, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को देखने मिलता है कि ओनर्स जो है वो लोग बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करना है, मैनेजर्स काम करते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज दिस कि हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर, दैट इज फेडरिक विंसलो टेलर, इन लोगों ने मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में अगर नहीं बताया होता तो आज हम लोगों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं दिखाई देते, आज हम लोगों को यू नो बड़े बड़े मैनेजर्स नहीं दिखाई देते, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है सेल्स मैनेजर, ये मैनेजर, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स हैं। ये मैनेजर्स हम लोगों को नहीं दिखाई देते, राइट। फाइनेंशियल मैनेजर है, ट्रेजरी मैनेजर है, ये मैनेजर है, वो मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है, कितने मैनेजर्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो बताया कि बिजनेस को क्या करो भाई, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो उसको डिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बंदा एक ही काम नहीं करेगा, काम को डिवाइड करो, फटाफट काम होगा, राइट। तो यहाँ से बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज का कॉन्सेप्ट आया। मैनेजमेंट स्टडीज का कॉन्सेप्ट आने के बाद हम लोगों को देखने मिल गया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज को साथ में जोड़ा गया, राइट। सो हम लोगों को देखने मिलता है कि आज इवन यू नो व्हाट, हम लोग भी मैनेजमेंट्स को फॉलो करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना। नाउ यू गाइस आर स्टूडेंट, आप लोग भी तो टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हो ना, कि ऐसे नहीं बाबा कभी भी उठ गए, राइट, कभी भी बैठ के पढ़ाई कर ली, ठीक है, हम लोग रात को भी बैठ के पढ़ाई करते हैं, राइट, मैं तभी बैठ के पढ़ाई करेंगे, वी सेट टाइम टेबल ना। जैसे आपका लेक्चर का टाइमिंग है अभी, आपका लेक्चर का टाइमिंग है ना, 3 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, 6 बजे आपका लेक्चर खत्म हो जाता है। कि ऐसे कि बाबा कभी भी आपको मैसेज आता है, नहीं नहीं अभी आपको लेक्चर के लिए बैठना है, कब आ जाओ लेक्चर सामने, लैपटॉप के सामने बैठो, आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया। Even we follow the management ना, so time management, we follow the time management, right। and बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में इन मैनेजमेंट को हम लोगों को देखने मिलता है, बिजनेस मैनेज किया जाता है। बट अगर हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने हम लोगों को मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में नहीं बताया होता तो आज हम लोगों को ये सब चीजें नहीं देखने मिलती, राइट ना। हम लोगों को ये देखने मिलता है कि सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये सब यू नो व्हाट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दिस यू नो व्हाट थ्री थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये लोग एक दूसरे से यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों का अगर मैं बात करूंगी तो इंडस्ट्री, राइट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अगर एक भी चीज नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा, राइट, या बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इन चीजों का यू नो व्हाट, इन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोगों को देखने मिलता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बिजनेस को मैनेज किया जाता है, राइट। तो इन तीनों चीजों को साथ में लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन चलते हैं, तब जाके उनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। बट बहुत सालों पहले इन चीजों की प्रैक्टिस, सबसे पहले तो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, राइट। सबसे पहले हम लोगों को देखने मिलता है कि दैट इज गिव एंड टेक ट्रेडिंग, बाटर सिस्टम आया। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर मैनेजमेंट स्टडी। मतलब धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होने लगी, धीरे धीरे हम लोगों को देखने मिलता है चीजें जो है यू नो व्हाट, चीजें सामने आने लगी, या चीजों का इन्वेंशन, मतलब ये सब इन सब चीजों का इन्वेंशन हुआ, या ये सब चीजें सामने आने लगी,
अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग हम लोगों को देखने मिलता है, अलग अलग स्टडीज सामने आने लगे। एंड फिर आज हम लोगों को देखने मिलता है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तीनों को एक साथ जोड़ा गया है, या तीनों को एक साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ओके, अब तक जो मैंने समझा आप लोगों को समझ में आया? एनीवन? किसी को कुछ डाउट है? No, miss. सॉरी, No, miss. श्योर No, किसी को miss. कुछ डाउट नहीं है? No. ओके, कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, कोई पैराग्राफ आई मीन नहीं समझ में आया हो? सबको समझ में आ गया? एज आई टोल्ड यू, मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था दैट टाइम मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट? आप लोग ये बोलोगे कि मैम मैनेजमेंट स्टडी, टेक्नोलॉजी, साइंस हम लोग हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ रहे हैं, राइट? डज इट मेक एनी सेंस कि हिस्ट्री में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं? नो, एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री में इन सब चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी भी हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस की हिस्ट्री या फिलोसॉफिकल वर्क जो होता है उसकी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की हिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज की हिस्ट्री, जो आज हम लोग जो प्रेजेंट डे में हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं ना, इन शॉर्ट ये टॉपिक पढ़ने के पीछे की वजह क्या है, आज जो हम लोग चीजें कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग टूडे, हम लोग आज जो भी चीजें कर रहे हैं, राइट, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इसकी पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है। पास्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको फॉलो किया था, एंड द सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग टुडे। सो हम लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हिस्ट्री का प्रेजेंट डे में कोई काम नहीं है या कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट डे में पहले भी हिस्ट्री हम लोगों को देखने मिलता है कि पहले के जमाने में भी लोग उनके पूर्वजों को फॉलो किया करते थे, उनके एंसेस्टर्स को फॉलो किया करते थे, एंड सेम व्हाट वी आर डूइंग नाउ, दैट इज कि हम लोग भी पुराने हमारे एंसेस्टर्स जितने भी हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट द आर्ट्स। आर्ट्स देख लेते, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी खत्म करेंगे आज, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आई स्टार्ट विद अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट art. It is important to understand the development of various art form with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. The key of the expression in any art form, emotional temperament of the artist, and development history of respective art form can be understood with the help of the cultural history. Now, सबसे पहले आर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। यू नो, आर्ट्स, अब आज जो हम लोगों को देखने मिलता है कि आज 3D पेंटिंग्स है, राइट? या हम लोगों को देखने मिलता है कि आज जो बहुत आर्ट वर्क में मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। चाहे फिर आर्ट्स में क्या क्या चीजें आती है, आर्ट्स इज लाइक पेंटिंग, मूर्तियां बनाना, डांस, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग, राइट? ये पांचों चीजें हम लोग अभी तो हम हम लोगों को देखने मिलता है कि आप फोर्थ टॉपिक में इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। हिस्ट्री का जो फोर्थ टॉपिक है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, राइट, उसमें हम लोगों को आर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट्स में हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज पेंटिंग, मूर्तियां बनाना, डांसिंग, एक्टिंग भी आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, बहुत सारी चीजें, राइट? नाउ अगर हम लोग आर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है जो आर्टिस्ट होता है वो अपना इमोशंस, अपने पूरे इमोशंस उसमें डालता है, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, मूर्ति हो, या फिर कोई भी चीज हो। जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कभी बहुत सारे व्हाट पेंटिंग्स बहुत सैड होते हैं, राइट? या फिर हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे होते हैं कि व्हाट दे आर लाइक बहुत अच्छी सीनरी बताई गई है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट व्हाट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर व्हाट वो अपने दिल की जो बातें हैं या वो जो उस टाइम पे सोच रहा है ना, वो पेंटिंग्स के थ्रू बना रहा है, राइट? तो हम लोगों को वही देखने मिलता है कि व्हाट लाइक मैंने सपोज आज कार्टून देख लिया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं किसी कार्टून कैरेक्टर का व्हाट पेंटिंग बना लेती हूँ। माय नीस, मेरी भांजी, व्हाट शी इज आर्टिस्ट, मैं ना इंस्टाग्राम पे जब भी उसकी पेंटिंग्स देखती हूँ ना, शी इज 21 ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड समथिंग, राइट? 20 ईयर्स ओल्ड। मैं इंस्टाग्राम पे उसके रोज वो कुछ ना कुछ बनाती है,
तो कभी उसने यू नो व्हाट हम लोगों को देखने में मिलता है उसका क्राफ्ट वर्क भी बहुत अच्छा है, कभी उसका मूड अच्छा हुआ ना तो व्हाट शी डू इज लाइक सपोज कार्टून देख लिया तो अलग अलग कार्टून के कैरेक्टर्स बनाती है। कभी वो ऐसे फ्रेंड्स के साथ अगर सपोज बाहर घूमने चली गई, उसने कोई नेचुरल व्यू देख लिया, वो नेचुरल व्यू यू नो व्हाट वो सब उसको पेंटिंग कैनवस पे उतारती है। सो यू नो व्हाट शी इज फीलिंग हैप्पी, राइट, कि वो सब सिनसिनरी देख रही है, वो सिनसिनरी देखने के बाद वो बस बहुत ज्यादा खुश हो गई। तो खुश होने के बाद यू नो बट उसने उसने क्या किया कि खुशी में है वो, तो उसने वो सिनसिनरी बनाई बिकॉज वो सिनसिनरी देखने के बाद शी इज फीलिंग हैप्पी एंड यू नो व्हाट उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। एंड व्हेन शी इज ड्राइंग अ कार्टून कैरेक्टर, तो लाइक शी इज इन अ फनी मूड, लाइक उसको यू नो व्हाट वो थोड़ा सा ऐसे मतलब उसे यू नो व्हाट वो फनी कैरेक्टर देख लिया या फिर यू नो उसको कार्टून देखने का ऐसा मन कर रहा था, उसने कार्टून कैरेक्टर्स बना लिया। सो द थिंग इज दिस कि आर्टिस्ट जो भी होता है या फिर मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, वो अलग अलग मूर्तियां बनाता है, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे आज हमारे यहाँ पे यू नो बट भगवान के फोटोज है, जैसे हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनके घर में भगवान का मंदिर होता है, भगवान के मंदिरों में अलग अलग हम लोगों को देखने मिलता है कि मूर्तियां होती है या फिर यू नो अलग अलग पेंटिंग्स आई मीन अलग अलग फोटोज होते हैं। तो ये पुराना ट्रेडिशन है। चलो ये तो मैंने बता दिया कि आर्टिस्ट जो है वो जैसे यू नो बट मैंने अभी अपनी जस्ट भांजी के बारे में नीस के बारे में बताया, तो दैट इज डिफरेंट स्टफ, राइट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल वर्क या कल्चरल वर्क की अगर मैं बात करूंगी तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि पुराने जो आर्टिस्ट आई मीन पहले के जमाने में जो लोग हैं, उन लोग ने क्या किया कि भाई हाँ यू नो वट शिव जी, लॉर्ड शिवा, ये ऐसे है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। तो लॉर्ड शिवा यू नो बट पहले के जमाने में जब लॉर्ड शिवा की पेंटिंग्स बनाई जाती थी तो कैसे पेंटिंग्स बनाते थे वो लोग, उनके हाथ में यू नो बट एक हम लोगों को देखने मिलता है एक जार है कमंडलू जिसको बोलते हैं, उन्होंने पूरा टाइगर के यू नो बट टाइगर का स्किन पूरा अपने बॉडी पे लगाया हुआ है सब जगह पे। एंड उनके गले में हम लोगों को देखने मिलता है कि अलग अलग घंटियों की माला है। एंड उसके बाद में यू नो बट वो स्पेशली वो रुद्राक्ष जो होता है उसकी माला है, उनके हाथ में त्रिशूल है। आजकल के जो यू नो बट आज भी हम लोगों को देखने मिलता है कि आर्टिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि पेंटिंग्स बनाते हैं लॉर्ड शिवा की। बट आजकल लॉर्ड शिवा को मस्कुलर बताया गया है। लॉर्ड शिवा इज बिन लाइक यू नो बट वेरी मस्कुलर, एकदम जाइंट ऐसे जिनके बाइसेप्स है, सिक्स पैक एब्स है, राइट। जैसे हीरो के सिक्स पैक एब्स होते हैं ऐसे हीरो मस्कुलर होता है, वैसे लॉर्ड शिवा को भी उन्होंने वैसे ही देखना आजकल के आर्टिस्ट ने शुरू कर दिया। सो व्हाट दिस यू नो बट आर्ट करते हैं उनको एकदम जाइंट आते हैं, राइट। और जो पुराने जमाने के लोगों के इमोशंस क्या थे, पुराने जमाने के लोगों के इमोशंस थे कि उनकी पूजा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। तो नॉर्मल एक ह्यूमन स्ट्रक्चर लाइक हम लोगों को देखने मिलता है जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है वैसे ही लॉर्ड शिवा की भी ह्यूमन बॉडी बना दी। अभी एकदम मस्कुलर जाइंट जिनमें बहुत ताकत है एंड ऑल ऐसे बताया जाता है। इवन लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड रामा को भी जब उन लोग आजकल के आर्टिस्ट, तो आजकल के आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं जब उन लोग वो लोग मस्कुलर बता रहे हैं तो वहां पे अपने वो इमोशंस बता रहे हैं, दे आर शोकेजिंग देयर इमोशंस, राइट ना। हम लोगों को ये देखने मिलता है बट ये जो आज के आर्टिस्ट पेंटिंग्स या मूर्तियां बनाते हैं तो ये जो हम लोग बोलेंगे ना ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, इट्स नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाबा अभी चल रहा है ये अभी हो रहा है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले के जमाने में हम लोगों को देखने को मिलता है मूर्तियां बनाई जाती थी, पहले के जमाने में पत्थरों को तराश के पत्थरों को यू नो बट हम लोगों को ये देखने को मिलता है रॉक यूज टू बी कार्व्ड, मतलब पत्थर को तराशा जाता था, पत्थर को यू नो बट उन लोग क्या करते थे पूरा अलग अलग मतलब उसको ना एक्सेस पत्थर निकालना और उसको काट करके प्रॉपर उसकी मूर्ति बनाना। फिर हम लोगों को देखने मिलता है ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनने लगी, राइट, आयरन की मूर्तियां बनने लगी। नाउ हम लोगों को देखने मिलता है आज कितने, आज पत्थर की भी मूर्ति बनती है, पीओपी की मूर्ति बनती है, मिट्टी की मूर्ति बनती है, फिर उसके बाद में ब्रॉन्ज की बनती है, गोल्ड की बनती है, सिल्वर की बनती है, हर एक टाइप की मूर्तियां बनती है, राइट। इवन यू नो व्हाट डांसिंग फॉर्म में देख लो, पहले के जमाने में लोग यू नो कैसे भी डांस किया करते थे, जैसे पंजाबी डांस या फिर कोली डांस होता है, इट इज अ फोक स्टाइल ऑफ डांस। आज कितने डांस में वेरिएशन है। पहले के जमाने में सिर्फ ऐसे हाथ ऊपर करके लोग नाचा करते थे एंड दैट वाज यू नो व्हाट भाई वो लोग दे आर फीलिंग हैप्पी, शादी है। जैसे कोली डांस इट्स अ फोक स्टाइल ऑफ डांस। तो उनके जमाने में अगर वो लोग मतलब तभी पहले के जमाने के में जो कोली लोग हुआ करते थे उन लोग बहुत ज्यादा खुश है। आज बिजनेस में फायदा हो गया, आज किसी की शादी है तो चलो नाचो, दे आर हैप्पी दैट्स व्हाई दे आर डांसिंग, राइट। बट आज हम लोगों को देखने में आज एडवांसमेंट कितना आ गया, आज कितने डांस के वेरिएशंस जहाँ पे यू नो व्हाट आर्टिस्ट अपने जैसे इवन डांस आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं डांसिंग के थ्रू,
अगर आप अलग अलग डांस रियलिटी शो देखोगे तो वहां पे आप लोगों को अलग अलग परफॉर्मर्स दिखाई देंगे जो अपने डांस के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सैड सॉन्ग तो सैड इमोशंस, और फिर वो उनके डांसिंग में भी आपको वो सब इमोशनलनेस एंड वो सब वो सैडनेस दिखाई देगा। सिंपल। इवन गाने भी देखो, राइट। जैसे फिर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं बोलूंगी, सपोज अभी जैसे नया जनरेशन जो है, नो डाउट, मतलब अभी आप लोग जो है, अ, अभी आप लोगों के इसमें जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो यू आर फीलिंग सैड, राइट। तो एकदम सैड है, गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया, या फिर फ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो हमारे स्टेटस और स्टोरी पे एकदम सैड अरिजीत सिंह के सॉन्ग आते हैं, राइट। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू हम लोग हमारे इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर हम लोग बहुत भी, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी सैड, गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, मिस ने डिच कर दिया, फ्रेंड ने धोखा दे दिया, ये हो गया, तो सैड सॉन्ग एंड ये सब चीजें डालना, सैड सैड रहना, राइट। आई गॉट अ न्यू प्रपोजल, किसी ने मुझे प्रपोज किया, somebody says me I love you, है ना, I'm happy। या फिर मेरी नए नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो गई, मुझे नए फ्रेंड्स मिल गए, मेरे साथ आज कुछ अच्छा हुआ, मेरे स्टेटस पे भी वो सब अच्छा डालूंगी। सिंपल सी बात है, हम लोगों को देखने मिलता है आर्टिस्ट जो है ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं डांसिंग सिंगिंग के थ्रू, राइट। जैसे हम लोग गाने अलग अलग डालते हैं तो सिंगिंग सैड सॉन्ग्स भी है, रोमांटिक सॉन्ग्स भी है, राइट। तो हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारे ऐसे ऐसे डांस करने वाले एकदम डिस्को टाइप्स भी सॉन्ग है, राइट। तो हम आर्टिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये सब चीजें पहले के जमाने में हुआ करती थी, इट वॉज अ कल्चरल हिस्ट्री। मतलब क्या, जैसे मैंने आपको कोली डांस का एग्जाम्पल दिया, तब वो कोली कम्युनिटी के लोग वो सब चीजें किया करते थे, पंजाबी कम्युनिटी के लोग शादी के वक्त पंजाबी डांस किया करते थे। आज हम लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों ने उसको क्या किया है, आज उन्हीं चीजों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो आर्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ह्यूमैनिटी मैं रीड करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन को फिर से 10-15 मिनट जाएगा, राइट। Next is a humanity. Humanities include discipline like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. To understand the history of the origin and development of their discipline is an essential part of their development of these discipline is an essential part of their learning. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. It gives rise to various mythological stories about the origin of the world, the universe, universal order, human life, gods and goddess, rituals and their philosophical explanation. Roots of philosophical pondering are to be found in this mythological stories. Various disciplines understand humanities have their theoretical foundation based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us in understanding these developmental stage. Okay, so ये रीडिंग हो गया। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बाकी के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम चला गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एंड हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक हो जाएगा आराम से, नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है। एंड अभी जितना जो मेन पार्ट आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। नो डाउट बाकी सब मैं भी डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट बाकी सब एकदम फटाफट पढ़ के हो जाएगा हमारा, या फटाफट एक्सप्लेन करके हो जाएगा। ओके, सो आपको अभी होमवर्क क्या है, तो अभी आपको होमवर्क पेज नंबर 18 देखो, पेज नंबर 18 जो है ना, राइट, ये पेज नंबर 18 जो है, पेज नंबर 18 में हम लोगों को देखने मिलता है इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर एज एन ओरल एंड टैंजिबल हेरिटेज, राइट। फिर उसके बाद में वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, सबके 5-5 के नाम, हर एक में 5-5 के नाम, जैसे ओरल टैंजिबल हेरिटेज, इनटैंजिबल हेरिटेज जो है, इनके 5 के नाम याद कर लो। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है, इसमें से कोई 5 याद कर लो। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है, इसमें से सिर्फ 2 या 3 याद कर लो, और लास्ट का एक है वो याद कर लो, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं।
ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। मैंने ये आप लोगों से क्यों याद करने के लिए कहा, या फिर यू नो व्हाट, आपको क्यों इसको मेमोराइज करना है, द रीजन इज कि इसमें से आपको कॉन्सेप्ट चार्ट आएगा, तब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड आप लोगों को ये याद रहना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चार्ट में ये लोग वो डालेंगे, आई मीन आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट चार्ट इसके ऊपर अगर आया तो आपको एटलीस्ट 5 के नाम तो याद रहने ही चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को ये मेमोराइज करने के लिए कहा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आपको कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे, अभी जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ये बात अलग है कि आप लोग डाउट पूछते नहीं हो, यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब आप लोग सब लोग बहुत ब्रिलियंट हो, राइट, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। बट अगर तो भी कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया हो, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, हैव फन, मजे करो,